क्या बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे पीएम मोदी? जानेंगे भारत ने जवाब क्यों नहीं दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना के बैंकों ने रूस को बड़ा झटका दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे? इस सवाल पर भारत की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। मामले से परिचित लोगों ने ऐसा दावा किया है कि न्यूयॉर्क में यूएन महासभा की बैठक के दौरान अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक के लिए बांग्लादेश के अनुरोध पर भारतीय पक्ष ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। कहा जा रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत में भारतीय मीडिया आउटलेट को दिए गए एक इंटरव्यू में यूनुस द्वारा की गई टिप्पणी के बाद ये मुलाकात असंभव लगती है। उन्होंने कहा कि यूनुस की टिप्पणियों को नई दिल्ली में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बांग्लादेशी पक्ष ने इस सप्ताह की शुरुआत में यूनुस और मोदी के बीच बैठक के लिए औपचारिक अनुरोध किया था, जो इस महीने के अंत में यूएन महासभा के लिए न्यूयॉर्क में होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय पक्ष ने अभी इस अनुरोध पर फैसला नहीं किया है और न्यूयॉर्क में द्विपक्षीय बैठकों के लिए मोदी के एजेंडे को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सप्ताह एक इंटरव्यू में यूनुस ने भारत में निर्वाचन के दौरान बांग्लादेश में हो रहे डेवलपमेंट पर टिप्पणी करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आलोचना की थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि बांग्लादेश उनका प्रत्यर्पण मांग सकता है और कहा था भारत को इस कथन से आगे बढ़ना चाहिए कि हसीना की अवामी लीग के अलावा हर राजनीतिक दल इस्लामवादी है। यूनुस ने कहा था अगर भारत उन्हें अपने पास रखना चाहता है, जब तक बांग्लादेश उन्हें वापस नहीं बुलाता है तो फिर शर्त ये होगी कि उन्हें चुप रहना होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत में बैठकर ये बोल रही है और निर्देश दे रही है, ये किसी को पसंद नहीं है, ये हमारे लिए या भारत के लिए अच्छा नहीं है। बांग्लादेशी पक्ष ने भारत से काफी दृढ़ता से कहा कि शेख हसीना को चुप रहना चाहिए क्योंकि उन्हें वहाँ शरण दी गई है, वो वहीं से चुनाव प्रचार कर रही है। यूनुस की टिप्पणी पर भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि ऊपर बताए गए लोगों ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां बेहतर संबंधों के लिए ठीक नहीं होती है। भारतीय नेतृत्व ने कहा कि शेख हसीना को 5 अगस्त को पद छोड़ने के बाद संक्षिप्त सूचना पर देश में आने की मंजूरी दी गई थी। विदेश मंत्रालय ने उनके प्रत्यर्पण के लिए किसी भी संभावित बांग्लादेशी अनुरोध पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है और इसे एक काल्पनिक मामला बताया है। शेख हसीना के भारत भाग जाने के 3 दिन बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता के रूप में शपथ लेने वाले यूनुस ने 16 अगस्त को मोदी से फोन पर बात की। उस समय मोदी ने यूनुस से पिछली सरकार के हटने के बाद हुए हमलों के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। यूनुस ने कहा था कि बांग्लादेश सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। हाल के हफ्तों में यूनुस ने बार बार बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमलों के बारे में भारतीय मीडिया में आई रिपोर्टों को अतिरंजित बताया है। फोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के मुताबिक द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। हालांकि लोगों का कहना है कि ये भावना बढ़ती जा रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार स्थिति को पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रख पा रही है। कार्यवाहक सरकार के भीतर कुछ तत्व परस्पर विरोधी उद्देश्यों से काम कर रहे हैं और बांग्लादेश में चीजें अब भारत विरोधी ज्यादा हो रही है, भारत के समर्थन में कम दिख रही है। वैसे आने वाले दिनों में बांग्लादेश का भी बुरा हाल होने वाला है, पर फिलहाल के लिए भारत ने यहाँ पर इनके मिलने को लेकर हाँ नहीं कहा है। और ऊपर से आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज ये है कि देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में अब भारत विरोधी इतना ज्यादा हो गया है कि वो राष्ट्रगान तक बदलने को तैयार हैं। उनको ऐसा लगता है कि राष्ट्रगान जो है वो भारत के द्वारा थोपा गया राष्ट्रगान है, इसे बदल देना चाहिए। कट्टरपंथियों ने इस बात को कहा है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं इस मामले को लेकर। जनरल अमान आजमी ने कहा है कि मैं राष्ट्रगान का मामला सरकार पर छोड़ता हूं। हमारा वर्तमान राष्ट्रगान हमारे स्वतंत्र बांग्लादेश के अस्तित्व के विपरीत है। ये बंगाल विभाजन और 2 बंगालों के विलय के समय को दर्शाता है। 2 बंगालों को एकजुट करने के लिए बनाया गया एक राष्ट्रगान एक स्वतंत्र बांग्लादेश का राष्ट्रगान कैसे हो सकता है। आजमी ने आगे कहा कि ये राष्ट्रगान 1971 में भारत द्वारा हम पर थोपा गया। ऐसे कई गीत हैं जो राष्ट्रगान के रूप में काम कर सकते हैं। सरकार को एक नया राष्ट्रगान चुनने के लिए एक आयोग बनाना चाहिए। आपको बता दें, बांग्लादेश के
के राष्ट्रगान को प्रसिद्ध बंगाली रचनाकार रविंद्र टैगोर ने लिखा था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में धार्मिक मामलों के सलाहकार अबुल फैज मोहम्मद खालिद हुसैन ने कहा कि देश के राष्ट्रगान को बदलने की कोई योजना नहीं है। पद्मा नदी के उत्तरी तट पर राजशाही में इस्लामिक फाउंडेशन का दौरा करने के बाद स्थानीय मीडिया ने हुसैन के हवाले से कहा, अंतरिम सरकार विवाद पैदा करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करेगी। हम सहयोग से एक सुंदर बांग्लादेश का निर्माण करना चाहते हैं। वैसे आपको बता दूं, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर अभी भी एक्शन जारी है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, वहीं चाइना और रूस के बीच में क्या चल रहा है। चाइना और रूस एक दूसरे की दोस्ती को कहते तो हैं नो लिमिट वाली दोस्ती, लेकिन चाइना के बैंकों में वो चीज नहीं दिखती है। चीन पर पूरी तरीके से निर्भर हो चुका है। और आपको बता दूं, यहाँ पर एक तरफ ग्लोबल टाइम्स इस बात को स्वीकार करता है कि वो अब धीरे धीरे काफी कुछ रूस के अंदर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ला रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। पर ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे चाइना के ऊपर निर्भरता बढ़ती जा रही है रूस की, और रूस इस निर्भरता को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता है। अब एक शिकंजा ये कसते हुए देखा जा रहा है कि चाइना के सेंट्रल बैंक अब ना कह रहे हैं और रूस के एसेट्स के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। रशियन बिजनेस आउटलेट है फ्रैंक मीडिया, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 में बैंक ऑफ चाइना ने रूस के एसेट्स को 37% तक गिराया है। यानी कि रूस की चीजों को खरीदना थोड़ा कम कर दिया है। रूस के साथ जो पेमेंट सिस्टम है वो भी गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, चाइना एग्रीकल्चर बैंक, इन्होंने भले अपने परसेंटेज को बढ़ाया है, पर चाइना का बैंक धीरे धीरे अब पैसों को लेकर रूस से दूरियां बनाता जा रहा है। कई बार चाइना के बैंकों को ये देखा गया है कि रूस के साथ ये पेमेंट सिस्टम की लेन देन में थोड़ा कदम पीछे हटाते हैं, और कदम पीछे हटाने का मकसद ये होता है कि ये प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं। हालांकि भारत को इसीलिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स के साथ रूस जोड़ना चाहता है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में कि फार ईस्ट परियोजना के लिए भी रूस ने भारत को ऑफर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन के लिए भी दोनों देश साथ मिलकर काम करने को तैयार हुए हैं। चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता है रूस, लेकिन वक्त की मांग है कि उसे भरोसा करना पड़ रहा है और कोई उपाय नहीं है। चाइना ऐसे नाजुक वक्त का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करना जानता है और इसी क्रम में वो फार ईस्ट में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। खैर, अब आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। चाइना कैसे बैलेंस बनाता है ये बहुत बड़ी बात होगी, और किस तरीके से बैलेंस बनाते हुए अपने अस्तित्व को बचाए रखता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि तब तक व्यापार चलना चाहिए जब तक कि रूस इन मुसीबतों से निकल नहीं जाता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।